Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of second year from Paradise College at Zoom Learning. तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने 2 पैरास डिस्कस किए थे। एक तो पेज नंबर 9 का लास्ट वाला पैरा जो था और 10 का फर्स्ट। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बच्चों के बच्चा जो है एक वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो फोकस नहीं करता अपनी स्टडी पे और फेल हो जाता है, ये समझ करके जैसे वो स्कूल में पास हुआ था वो कॉलेज में भी पास हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने पैरा पढ़ा था जिसमें हमने देखा था अबाउट हेल्थ कैसे मैटर करती है स्टडी में। ठीक है, तो ये पैरास हमने डिस्कस किए थे। आज हमने जो पैरा स्टार्ट करना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फाइनेंशियल प्रेशर, कैसे फाइनेंशियल प्रेशर स्टूडेंट्स की स्टडी पे अफेक्ट करता है। पेज नंबर है 10, इसका लास्ट वाला पैराग्राफ है, वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने पढ़ना है अबाउट फाइनेंशियल प्रेशर। ठीक है, तो कम टू द बुक, फोकस करो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। Nowadays, आजकल या इन दिनों, when most ambitious boys, बहुत ज़्यादा ambitious, ख्वाहिशमंद जिसको हम कहते हैं, पैशनेट, डिटरमिन्ड, जो कुछ करना चाहते हैं। जरमीन शबीर, आपका इशू हो सकता है नेट का, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो। जी बच्चों, बॉयज वांट टू गो टू कॉलेज, ख्वाहिशमंद लड़के, जब बहुत सारे ख्वाहिशमंद लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं। द फाइनेंशियल प्रेशर, माली मसला, फाइनेंशियल बच्चों कहते हैं माली मतलब पैसों की कमी जिसको हम बोलते हैं, पैसे, इज अ वेरी सीरियस वन। तो माली मसला एक बहुत संगीन मसला है, दरपेश आता है, सामने आता है। तो क्या कहता है इसमें, इन दिनों जब इंतहाई ख्वाहिशमंद लड़के कॉलेज आना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही एक संगीन मसला सामने आता है, पेश करना पड़ता है। वो क्या है, माली मसला, पैसों का मसला। ठीक है, अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन, कुछ, अ फ्यू मतलब चंद माँ बाप इख्तियार लेते हैं, दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। वो क्या इख्तियार लेते हैं कि लड़के को अपनी रूह की भलाई के लिए खुद कमाकर कॉलेज की तालीम हासिल करनी चाहिए। रूह की भलाई फॉर हिज ऑफ हिज सोल मतलब अपने लिए, खुद अपने लिए, अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस फेस करने के लिए उसको खुद कमाना होगा। नो बॉय आउट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर, कहता किसी भी लड़के को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है कि नो बॉय आउट टू बी कंपेल्ड, किसी भी लड़के को मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स, प्रेशराइज करना। टू अर्न हिज एंटायर वे, कि वो अपने सारे अखराजात उठाए थ्रू कॉलेज के, इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, बल्कि उसको इससे बचाना चाहिए अगर वो बच सकता हो इससे। कहता है अगर वो इससे बच सकता हो, मतलब ये खुद कमाने से, तो किसी भी बच्चे को फोर्स या क्या कहते हैं यहाँ पे, कि उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपने कॉलेज के अखराजात खुद उठाए। अगर मुमकिन हो कि उसके ये अखराजात उठाए बगैर भी कुछ हो सकता है, मतलब कि अगर वो इससे बचा जा सकता हो तो फिर उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे टू बी कंपेल्ड आपने पढ़ा, टू बी फॉर्म्स है ये वर्ब की बच्चों, टू बी कंपेल्ड। इसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसकी वेरियस फॉर्म्स होती हैं, ये एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं। हम वो फॉर्म्स पढ़ेंगे टू बी की, मतलब इसके मीनिंग्स में कौन कौन सी फॉर्म्स आ जाती हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं। ये एडजेक्टिव, नाउन और पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होते हैं। ठीक है, कंपेल्ड, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है कंपेल्ड, तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है यहाँ पे टू बी के साथ। बी जहाँ पे आ जाए ना, वहाँ पे आगे हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो मॉडिफाई कर देता है। ये यहाँ पे एडवर्ब यूज नहीं होता। ठीक है, क्लियरली, गुडली, इस तरह से, नाइसली, बल्कि यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन यूज हो सकता है या पास्ट पार्टिसिपल यूज हो सकता है। बेसिकली क्या होता है कि टू बी के बाद हम जो नाउन या एडजेक्टिव यूज करते हैं उसको एज अ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज कर लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। फॉर्म जो होती है इसकी वर्ब की, वो ये आपके सामने है।
इन्फिनेटिव हो तो टू, ज़ाहिर है आपको पता है टू के साथ बी लग गया तो मतलब टू वाली फॉर्म है, टू बी। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या होती है बच्चों, इसके आगे हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी होती है। आप अक्सर पढ़ते हैं टू गेट, टू वर्क, टू लॉफ, तो वो क्या होता है इन्फिनेटिव। यहाँ पे इन्फिनेटिव मैं आपको टू बी को बता रही हूँ, टू प्लस बी ये इन्फिनेटिव है। इसके आगे हम लोग एडजेक्टिव या थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का, वो एक अलग मैटर है। प्रेजेंट में टू बी का मतलब कौन सी फॉर्म में आ जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है इज आर एम में, ठीक है। इज कंपेल्ड भी आ सकता था, यहाँ पे आर कंपेल्ड भी आ सकता था, आई एम टू बी कंपेल्ड, इस तरह से भी। तो प्रेजेंट में इसकी फॉर्म कौन सी है, इज आर एम, पास्ट में वाज वर, वाज वर का मीनिंग देता है, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, जैसे आई एम बीइंग लेट, ठीक है, तो इस तरह से। फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में ये बीन आ जाता है, आई हैव बीन, इस तरह से। प्रेजेंट सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को आपस में, दो क्लॉज को आपस में जैसे कंजक्शन करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तो वहां पे बी आ जाता है। फिर पास्ट सब्जंक्टिव हो तो वर्ब, ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम कोई इम्पॉसिबल बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना ही वर, आपने अक्सर ये वर्ड पढ़ा होगा ही वर, हालांकि ही के साथ वर का यूज। तो जब हम इम्पॉसिबिलिटी को यूज करते हैं, जैसे ही लुक्ड एज ही वर ऑफ 14 ईयर्स, वो ऐसे दिखाई देता था जैसे वो 14 साल का हो, मतलब एज ज्यादा हो लेकिन वीकनेस की वजह से या अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वो जस्ट 14 ईयर्स का नजर आ रहा हो, तो वहां पे हम लोग वर का यूज करते हैं। तो ये भी उसकी टू बी की फॉर्म है, इसकी जगह पे टू बी, टू बी की ही एक फॉर्म है ना, होना, मतलब वर ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल का होना, तो टू बी का भी मतलब होता है होना। लेकिन सब्जेक्टिव में इसकी जो फॉर्म यूज होती है वो वर होती है। इंपेरेटिव में बी होती है, जैसे बी ह्यूमंस, इंसान बनो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो बी से ही, बी वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों कौन से होते हैं, जो बी से ही स्टार्ट होते हैं। डेफिनेटली बी से ही स्टार्ट होंगे, क्यों, क्योंकि इंपेरेटिव का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फॉर्म से, किसी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे टेक योर डिसीजन, तो यहाँ पे टेक क्या है, इम्पेरेटिव है। तो बी ह्यूमंस, बी गुड, अच्छे बनो, तो यहाँ पे बी क्या है, इम्पेरेटिव है। तो इस तरह इसकी फॉर्म्स यूज होती है। हमने पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल, अब हम वो देखते हैं। देखें ही इज हैप्पी है, तो ये हैप्पी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, हैप्पी होना। आई एम अ डॉक्टर, ये यहाँ पे क्या है, ये नोन है। आगे देखें, लेकिन ये डॉक्टर हमारा यहाँ पे नोन है ना। अब हमने देखना है कि पार्टिसिपल, आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ, ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट, उसके मिसबिहेव की वजह से मैं क्या हूँ, मैं हैरान हूँ। तो आई एम सरप्राइज्ड, एम के बाद सेकंड फॉर्म, तो ये क्या बन गया, ये है हमारा पार्टिसिपल। इसी तरह से देखिए, शी वॉज डिसअपॉइंटेड स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, के बीच में जो आईएनजी वाली फॉर्म का यूज हो जाता है ना, ठीक है ना, तो इसको हम लोग जब ये सेंटेंस, टेंस किसी और सेंटेंस का हो, मतलब टेंस यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वाज डिसअपॉइंटेड, मतलब पास्ट, तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म। बच्चों टेंस कोई किसी और फॉर्म का हो, टेंस कोई और हो, लेकिन वहां पे आईएनजी का जब हम यूज करते हैं बीच में अपने मीनिंग्स क्लियर करने के लिए, तो उसको एज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ये आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, और ये सरप्राइज जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। बेसिकली पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म्स को बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें यूज होने वाली फॉर्म को हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म। जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हो तो उसमें जो ऐसी ईएस वाली फॉर्म है उसको आप लोग पार्टिसिपल बोलते हो। पास्ट में आप लोग ईडी वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्म्स होती हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्म्स दिखा दूं। ये देखें, आपको अब तक मैं जेरेंट भी पढ़ा चुकी हूँ, आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ा चुकी हूँ, और अब तक मैं आपको पार्टिसिपल भी पढ़ा चुकी हूँ। तो पार्टिसिपल आज हमने देखना है ये एज एडजेक्टिव भी काम करता है, जैसे द ड्रंकन मैन, जिसने पी हो। आर्यून सिटी, तबाहशुदा शहर, तो आर्यून सिटी मतलब सिटी है,
तो वहां पे ruined यहाँ पे क्या है, हमारा पार्टिसिपल है। अब मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड जिसके स्पेलिंग्स ठीक ना हो। जेरेंट क्या है बच्चों, जिसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आईएनजी वाली फॉर्म को जब हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो जेरेंट बन जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। इन्फिनेटिव, टू के साथ होने वाली, टू के साथ यूज होने वाली जो फॉर्म्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। टू प्ले, टू वॉच, टू गेट, ये सारी क्या है, ये सारे इन्फिनेटिव हैं। ठीक है। आई नो दिस प्ले इज ब्रिलियंट बट माई फ्रेंड रिफ्यूजेस टू वॉच, मुझे पता है ये गेम बहुत अच्छी है लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया इसको देखने से। तो टू वॉच यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक है। तो ये वर्बल्स मतलब वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। आपको अब तीनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और तीनों का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब बुक की तरफ आए, अब हम बुक की तरफ चलेंगे। टू बी वाली अगर आपको क्लियर हो गई है, आगे देखें अब। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग, अगर इस तरह से कहता है, नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग, इस तरह से वो इंतहाई नाकस रोजी ही नहीं कमाता। माइटी पुअर लिविंग का मतलब बहुत ही कम, पुअर लिविंग इंतहाई कम मुआवजा जो उसको मिलता है। बाय द प्रोसेस बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, अगर वो स्टडी के साथ साथ अपने खुद एक्सपेंडिचर्स बियर करता है, खुद कमाता है अपनी फीस के लिए, तो उसका ध्यान क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। वो ना तो प्रॉपरली स्टडी कर पाएगा, ना ही प्रॉपरली वो अर्निंग कर पाएगा। तो इस तरह से उसको क्या फेस करना पड़ता है कि ना तो वो अच्छे से कमा सकता है, फिर ना ही वो अच्छे से पढ़ सकता है, दोनों तरफ का नहीं रहता वो। ठीक है। आगे देखें। इफ द बॉय आउट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर किसी लड़के ने कॉलेज जाना ही है, यहाँ पे आउट इम्फोसिस कर रहा है कि अगर जाना ही है, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents, तो उसको भरोसा किया जाना चाहिए। टू बी ट्रस्टेड, देखें टू बी के बाद क्या यूज हुआ है, पार्टिसिपल यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था ना इसके बाद एक तो ट्रस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, ऊपर उसकी फॉर्म को मॉडिफाई करके क्या कर दिया है सेकंड में, तो मतलब वो पार्टिसिपल के तौर पे भी यूज हो रहा है। टू मेक गुड यूज ऑफ, गुड यूज ऑफ का मतलब है फायदा उठाना, टेक एडवांटेज, तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। रीज़नेबल मकबूल कंट्रीब्यूशन, वो जो रकम मिलती है फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप से, टुवर्ड्स हिज एक्सपेंसेस, अपने खराजात के लिए। कहता है अगर किसी बच्चे ने ज़रूर कॉलेज जाना ही है तो अपने खराजात के लिए वालदेन की तरफ से दी जाने वाली मकबूल रकम से फ़ायदा उठाएगा। मतलब होना ऐसा चाहिए कि अगर पेरेंट्स उसको थोड़ी सी भी रकम देते हैं ना, तो वो उसी में गुजारा करे, उसी में उसी का फ़ायदा उठाए। कहता है तो उसको ये भरोसा देना चाहिए कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो कॉलेज जाएगा तो वालदेन कुछ हद तक उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन, किसी वालदेन के लिए अपने बेटे के लिए इतना करना तो वाजिब है। और उसका मतलब होता है बी इंडेप्टेड, बी ओब्लाइड, मतलब इतना तो वाजिब है, इतना देना उनको, थोड़े बहुत अखराजात देना तो पेरेंट्स पे लाजम होता है। ठीक है। तो कहता है कि थोड़े बहुत जो पैसे माँ बाप दे उसको, तो बच्चे को यकीन करवाना चाहिए कि हम तुम्हें थोड़ी हद तक पैसे देंगे और उसी में गुजारा कर लेना, अगर वो कर सकता है तो। कहता है इतना तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है। द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, ये बेटे ने तो नहीं कहा था ना माँ बाप से कि उसको दुनिया में लाए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर, ये अपने बेटे के दुनिया में होने के जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स अपनी अपने बच्चे के इस दुनिया में होने के जिम्मेदार हैं। बच्चे ने नहीं कहा था कि उसको दुनिया में लाए। एंड कॉन्सिक्वेंटली, तो फिर नतीजा ये निकलता है, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। कहता है फिर यहाँ पे क्या कहता है वो कि एंड कॉन्सिक्वेंटली, फिर इसका नतीजा ये है, कॉन्सिक्वेंटली मीन दस हैंड्स देयरफॉर, इसी वजह से दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पे ये जिम्मेदारी है। फॉर गिविंग, फॉर गिविंग, गिविंग यहाँ पे बच्चों क्या यूज हुआ है, पार्टिसिपल। गिव द बेस्ट इक्विपमेंट, कि वो उसको अच्छा साजो सामान मुहैया करे, पॉसिबल मुमकिन हद तक, टू मीट द वर्ड्स प्रॉब्लम, कि वो दुनिया की मसाइल से, दुनिया के मसाइल से
न बर्थ आजमा हो या फिर उनका सामना करें, उनको फेस करें। कहता है कि फिर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बन जाती है। अब देखें, बच्चे ने नहीं कहा था कि उसको दुनिया में लाए, वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, तो पेरेंट्स इस बात के भी रिस्पॉन्सिबल है तो अपने बच्चे को जिस हद तक मुमकिन हो सके वो सारी सहूलियात फ्राहम करें जिससे वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, मतलब स्टडी कर सके, वो अच्छा फ्यूचर डिजाइन कर सके अपना। ठीक है, तो कहता है कि इसलिए माँ बाप को बच्चों के लिए इतना तो करना ही चाहिए। इक्विपमेंट का मतलब है बच्चों सपोर्ट करना, यहाँ पे वैसे तो इसका मतलब होता है आलात, यहाँ पे मतलब है जराए मीन्स गियर। टू मीट का मतलब है फेस करना, compete करना। मीट का मतलब यहाँ पे मिलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है compete करना, फाइट करना, किसी चीज का सामना करना। ठीक है, हमारा एक पैराग्राफ खत्म हो गया। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 11 पे आए। इसका हम नेक्स्ट फर्स्ट पैरा जो है इस पेज का वो पढ़ते हैं। नेवरदलेस, ताहम मैनी बॉयज आर कास्ट। कास्ट का मतलब यहाँ पे छोड़ देना है, लीव, थ्रो, छोड़ दिए जाते हैं इंटायरली, मुकम्मल तौर पे, ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, अपने ही वसाइल पे। बहुत सारे लड़कों को अपने वसाइल पे छोड़ दिया जाता है, मतलब पेरेंट्स कहते हैं पढ़ना है तो अपने अखराजात खुद पूरे करो। फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, अपने कॉलेज के अखराजात के लिए। ताहम कई लड़कों को अपने कॉलेज के अखराजात के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर उन्हीं के वसाइल पर छोड़ दिया जाता है, या ज़ाती वसाइल पर भी आप कह सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब होता है नुकसान होना इस मामले में। तो कास्ट का मतलब है लीव करना एंटायरली, टोटली, फुली, पूरे तौर पे। रिसोर्सेज मीन्स अर्निंग्स, और डेट्रीमेंट मतलब हार्मफुल, इंजरस, तो कहता है ये उनकी सेहत के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, नुकसानदेह होता है। फॉर देयर हेल्थ, ऑफ देयर हेल्थ, उनकी सेहत के लिए। तो ये पूरी तरह से उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर उनकी तालीम की कदर कीमत के लिए, और वो दोनों के लिए, ये उनकी तालीम और उनकी सेहत दोनों के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। फिर कहता है कि कोई भी लड़का अपने खराजात का एक हिस्सा खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर भी कमा सकता है कुछ हद तक। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और मेरे तजर्बा में, मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। फिर कहता है कि मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत से लड़के अपने हिस्से से वालदेन के बोझ, अपने हिस्से से भी ज्यादा कमाने की ख्वाहिशमंद करते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स का वालदेन का बोझ हल्का कर सके। कहता थोड़ा बहुत तो हर लड़का ही कमा सकता है, लेकिन लड़के ज्यादातर ख्वाहिशमंद होते हैं ज्यादा के चक्कर में, कि वो अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर लें और अपने माँ बाप का बोझ भी हल्का कर दे, उनके लिए भी कुछ करें। सिर्फ अगर ठीक है, अगर उन्होंने फीस की हद तक कमाना है तो एक दो घंटे पार्ट टाइम कहीं जॉब कर ली, जिससे सिर्फ उनकी पॉकेट मनी चल जाए या थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस में उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन वो पूरे मतलब हाफ डे की जॉब को प्रेफर करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स पे 5 रुपए का भी बोझ ना बने, वो अपनी छोटी से छोटी चीज भी खुद देने के काबिल हो। But to see by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening। फिर बहुत सारे लड़कों को ऐसे देखा, तो यहाँ पे डजन का मतलब बड़ी तादाद में, दर्जनों लड़के टेक जॉब्स, ऐसी नौकरियां करते हैं लास्टिंग, जो कि रहती हैं। लास्टिंग मतलब रिमेनिंग, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट दो तरह के होते हैं, एक लास्ट आखिर और एक का मतलब है लास्ट रहना। यहाँ पे लास्ट का मतलब है रिमेनिंग फ्रॉम 6 o'clock, 6 बजे से, इन द इवनिंग टिल 2 in the morning। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो किस तरह की नौकरी करते हैं, पहले फर्स्ट टाइम तो कॉलेज आते होते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 6 बजे शाम 6 बजे से लेके सुबह के 2 बजे, शहरी टाइम का जो 2 बज जाता है तब तक नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो वो अच्छा नहीं होता। 6 days in week, हफ्ते में 6 दिन वो ऐसे जॉब करते हैं। अब देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल लें कि सुबह 8 बजे किसी बच्चे ने कॉलेज जाना है, वहां से उसको 2 बजे छुट्टी होती है, 2 से लेके सिर्फ 6 बजे तक उसके पास 2 घंटे होते हैं, चाहे वो स्टडी कर ले चाहे वो रेस्ट कर ले। 6 बजे से लेके नेक्स्ट उसने 2 बजे तक जॉब करनी है। 2 बजे वो सोएगा, सुबह फिर उठेगा, वो ना तो प्रॉपर स्टडी कर पाएगा, ना ही प्रॉपर अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएगा, उसको नींद की भी कमी होगी, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस में क्या हो जाएगा, सफर करेगा। तो नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है टू सी बॉयज अंडरगोइंग, इस तरह से लड़के जो तकलीफ सहते हैं, अंडरगोइंग का मतलब है तकलीफ सहना,
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड खून का देना, इंतकाल खून। टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, अपनी किताबों और अपने खाने के लिए बच्चे खून देते हैं। तो इस तरह के ये जो वाकयात है इज अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल कहते हैं बच्चों सीन को, साइट को, इंसिडेंट को, मतलब ये जो सारा हम देख रहे हैं नज़ारा। और हार्ट रेंडिंग, पैथेटिक, पिटीफुल, मतलब तकलीफ दा, दिल खराश, दर्दनाक होता है। तो अपनी अपने खाने और किताबों के लिए रकम हासिल करने के लिए इंतकाल खून की तकलीफ सहते हुए देखना एक दिल खराश मंजर है। बच्चों को ये खून देते हुए देखना कहता है एक दिल खराश मंजर है। नेक्स्ट हम ग्रामर की तरफ चलते हैं, फिर ये पढ़ते हैं मैनी ऑफ वॉइस से, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने आज ग्रामर के पार्ट में इसके अलावा जो हमने पढ़ा उसके अलावा हमने लाइक का यूज़ पढ़ना है। लाइक किन किन फॉर्म्स में यूज़ होता है बच्चों? ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, जिसको हम लाइक्ड भी कर लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ शी लाइक हिम या शी लाइक हर, शी लाइक्स। तो अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करें तो लाइक्स आ जाएगा सिंगल के साथ, प्लूरल है तो लाइक आ जाएगा। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो लाइक्ड आ जाएगा। एज यू नो दैट वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी फॉर्म को मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो वर्ब एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है और एज अ कंजक्शन भी। कंजक्शन जहाँ पे ये क्या करता है, दो क्लॉज को आपस में जोड़ता है। तो प्रेपोजिशन को आप का यूज भी देखते हैं, वो तो आपको पता ही है। प्रेपोजिशन इन, आउट, बिटवीन, अमंग, लाइक, इस तरह से। आई लाइक चॉकलेट, ही लाइक्स टू रीड फेरी टेल्स। मुझे चॉकलेट पसंद है, वो परियों की कहानियां पढ़ना पसंद करता है। तो ये यहाँ पे एज अ वर्ब हमने देखा है इसका यूज। प्रेपोजिशन जब हम देखेंगे, शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल बर्ड लाइक अ स्पैरो, ये छोटा सा परिंदा है चिड़िया की तरह। तो अक्सर आपको जो पेपर में प्रेपोजिशंस आती हैं तो वहां पे लाइक के साथ क्या होता है, एज चॉइस मिलती है कि इट वॉज अ स्मॉल बट एज अ स्पैरो आएगा या लाइक आएगा। फिर इसमें से आपने सही वाला चूज करना होता है। ही वॉक्स लाइक हिज फादर, वो अपने बाप की तरह चलता है। तो पेपर में आपको इस तरह से भी आ सकता है, आपने करेक्ट करना होता है ही वॉक्स एज हिज फादर, वो अपने बाप के जैसे चलता है। फिर आपने इसमें से करेक्शन देखनी होती है। तो यहाँ पे लाइक सही ऑप्शन होगा। तो एज अ कंजक्शन देखते हैं हम, ये एज की जगह पर यूज होता है, ठीक है ना। इसका नियरली जो मीनिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा मैच करता है एज के साथ। नो बॉडी अंडरस्टैंड हर लाइक आई डू, उसको कोई ऐसे नहीं समझता जैसे कि मैं समझती हूँ। देखें, आई डू एक अलग फ्रेज है और नो बॉडी अंडरस्टैंड ये एक अलग है। फॉर्मल में फिर उसके बाद नो बॉडी अंडरस्टैंड्स एज लाइक आई डू। तो एज लाइक हम जब इकट्ठे यूज करते हैं तो वो फॉर्मल वे में चला जाता है। इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है बच्चे? फॉर्मल जिसमें हम फॉर्मेलिटी यूज कर रहे होते हैं, एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल जैसे हम लोग अपने दोस्तों में अक्सर इनफॉर्मल होकर बात करते हैं, हम तहजीब नहीं देखते हैं, हम वर्ड्स का चुनाव अपनी मतलब फ्रेंडशिप पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डीप है। तो वो इनफॉर्मल वे होता है जिसमें हम लोग किसी स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, कोई तमीज नहीं देखते हैं। तो फॉर्मल हम बड़े फॉर्मेलिटी से जब हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं या फिर हम किसी से मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग हैंड शेक करते हैं, तो हम वहाँ पे फॉर्मल वेज को यूज करते हैं। बड़े मुहज्जब होके बात कर रहे होते हैं कि अगले को लगे कि हम बड़े तमीज वाले हैं। तो एज लाइक का मतलब ज्यादा, मतलब मैं उसको ऐसे समझती हूँ एज लाइक आई डू। उसको वैसा कोई नहीं समझता जैसे कि मैं समझती हूँ, मतलब मैं उसको इस हद तक समझती हूँ। अगले को हम फॉर्मल होकर बता रहे हैं कि भाई हम उसको बड़ा ही समझते हैं। शी लुक्ड लाइक शी वॉज टू क्राई, वो ऐसे दिखाई दी जैसे कि वो भी रो पड़ेगी या रो देगी। फिर हमने स्टैंड वर्ड को पढ़ना है, ये आगे हम पढ़ते हैं मैनी के बाद। अब आए बुक की तरफ, पहले पैरा को कंप्लीट करते हैं। मैनी ऑफ आवर बॉयज ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर, इसी तरह के हमारे बहुत ही उम्दा तरीन, फाइनेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फाइनर होती तो कौन सी होती? कंपेरेटिव। फाइनेस्ट है तो सुपरलेटिव है। हमारे इस तरह के बहुत सारे उम्दा तरीन किरदार वाले लड़के एंड एक्सीलेंट एबिलिटी और बेहतरीन सलाहियत रखने वाले आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ें करते हैं। हमारे बहुत ही बेहतरीन सलाहियत रखने वाले और
अच्छा काम करने वाले लड़के इस तरह के काम करते हैं, किस तरह के खून देने वाले या जॉब करने वाले, अपने एक्सपेंसेस को बियर करने वाले। आगे देखें, एंड इनएविटेबली मतलब होता है लाजमी तौर पे, एसेंशियली, नेसेसरली। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर अ पेरेंट फेलियर। ये बाहर नज़र आने वाले, ये जो बच्चे फेल होते हैं ना, नज़र आने वाले फेलियर में ये किस्म है कि ये भी फेल होने वाली किस्मों में से एक किस्म, ठीक है, लाजमी किस्म है एक। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिवेट दिस सिचुएशन। इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, फंड देते हैं बच्चों को। एलिवेट का मतलब होता है ईज, लाइटन और सोच करना, मतलब क्या करना, बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात से बचने के लिए वो क्या करते हैं, इन वाक़यात को बदलने के लिए कॉलेज फंड देते हैं बच्चों को जितनी हद तक, एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, जितनी हद तक पॉसिबल हो, मुमकिन हो। फिर कहता है एवरी डीन, मतलब हर सरबराह हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स कैन रिकॉल, जो अपने बच्चों को जानता हो वो ये बात, रिकॉल का मतलब है दोबारा से ज़हन में लाना, रिमेंबर करना, मेमोराइज करना। मैनी केसेस ऑफ बॉयज हु हैव बीन ओब्लाइग्ड, बहुत सारे केसेस वो अपने दिमाग में ला सकता है ऐसे बच्चों के जिनको मजबूर कर दिया गया। ब्लाइट का मतलब है मजबूर कर देना यहाँ पे। टू ड्रॉप आउट, कॉलेज छोड़ना, लीव, लेफ्ट, टू ड्रॉप आउट, टू लीव, कॉलेज छोड़ देना, फॉर द लेक ऑफ अ लिटिल मनी टू सी देम थ्रू। कहता है कि बहुत सारे, एक सरबराह अपने दिमाग में कई लड़कों के ऐसे वाक़यात ला सकता है जिन्हें थोड़ी सी रकम की किल्लत के सबब कॉलेज छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था। ये कह के पेरेंट्स ने कि हमारे पास आपके लिए पैसे नहीं है, तो उनको मजबूर कर दिया गया। अब हमने स्टैंड का प्रपोजिशन के साथ यूज़ देखना है। ये स्क्रीन गौर से देखें, मैंने आपको एक्टिविटी सेंड करनी है, आपने ये सॉल्व करनी है स्टैंड के साथ, कहाँ पे किस सेंटेंस में प्रॉपर प्रपोजिशन है। स्टैंड बाय हो जाएगा तो मतलब हेल्प करना, स्टैंड फॉर हो जाएगा तो मतलब रिप्रेजेंट करना। ये स्टैंड का यूज जो है ना आपका, ये आपके ग्रामेटिकल पार्ट का एक पार्ट है, एक मतलब जो आपको पेपर में आएगा, प्रपोजिशन का जो पार्ट हमने पढ़ाना है आपको, तो इसको गौर से देखना है। मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है इसकी, आपको एक्सरसाइज व्हाट्सएप में मिलेगी, वो कल तक आपने सॉल्व करनी है। स्टैंड ऑफ होगा तो मतलब है टू रिमेन अलूफ, मतलब फारिग रहना। स्टैंड टू, अबाइड बाय, बचना किसी चीज़ से। स्टैंड ओवर, टू पोस्टपोन, छोड़ देना कोई काम। स्टैंड अप फॉर, टू मेंटेन, मतलब मेंटेन करना किसी चीज़ को। स्टैंड आउट अगेंस्ट, रिफ्यूज टू यील्ड, मतलब बात मानने से इनकार कर देना। स्टैंड अप का मतलब है उठना। तो ये आपकी क्या थी, हमने यही पैरास पढ़ने थे आज, और ये आपकी स्लाइड थी। मैं फिर से एक बार आपको शो कर दूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी, चलें इडियम्स पढ़ ही लें पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब कोई अदीब। अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल एक अदीब थे। अ मेडन स्पीच मतलब पहली तकरीर करना। हिज मेडन स्पीच इम्प्रेस द ऑडियंस, उसकी पहली तकरीर ने सबको इम्प्रेस किया। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कोई अहमियत ना रखने वाला। अ पुअर मैन इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में गरीब आदमी की कोई अहमियत नहीं है। अ नैरो स्केप मतलब बाल बाल बचना। यस्टरडे आई हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम अ रोड एक्सीडेंट, मैं रोड एक्सीडेंट से बाल बाल बचा कल। अ नियर मिस, कामयाबी के नज़दीक नाकामी, मतलब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचे हो कामयाबी के बाद में अपना काम हो जाओ। हिज अटेम्प्ट टू पास द इंटर एग्जामिनेशन वाज अ नियर मिस एज ही फेल्ड बाय अ फ्यू मार्क्स, वो बिल्कुल पास होने के करीब ही था कि कुछ